बचपन में आपने अपनी दादी से कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी। दादी पोती का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, दिल्ली में कोई ऐसी जगह का भी कोई इतिहास हो सकता है? जी हाँ, धरोहर के इस एपिसोड में हमारी खोज हमें लेकर आई है हौस खास में मौजूद दादी पोता के मकबरे पर। इस मकबरे की क्या इतिहास है, इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए हिस्टोरियन साकिब सलीम से जानते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल कि ये जिस जगह हम मौजूद है दादी पोती के मकबरे पर, किसका है ये और क्यों रखा गया है नाम? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और जब आप इसके अंदर घुसते हैं तो आपको बाहर ये एक बोर्ड नज़र आता है, जो बोर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से लगाया गया है, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि ये दो मकबरे किसके हैं। इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। बस ये है कि वक्त के साथ लोगों ने देखा कि यहाँ पर दो मकबरे पास पास हैं, एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है। तो जो छोटा मकबरा है उसे पोती का मकबरा कहा जाने लगा और जो बड़ा मकबरा है उसे दादी का मकबरा कहा जाने लगा। इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि दोनों एक दौर में नहीं बने हैं, मतलब इनके बीच एक टाइम का फासला है, एक तुगलक टाइम का है और एक लोधी टाइम का है। जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगी तुगलक टाइम क्या है और लोधी टाइम क्या है? तो देखिए, लोधी टाइम मतलब जब लोधी डायनेस्टी है, हिंदुस्तान में दिल्ली में हुकूमत उन राजाओं की है जो एक पर्टिकुलर फैमिली लोधी फैमिली से आते थे, और तुगलक टाइम वो है जब तुगलक फैमिली से आते थे। तुगलक फैमिली वो फैमिली है जिसमें आप मोहम्मद बिन तुगलक का आपने एक बड़ा ही मशहूर नाम सुना होगा। आमतौर पे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि तुगलक या फरमान। आपने जब किसी को किसी बादशाह या किसी बहुत हाकिम, हुक्मरान, रूलर या पॉलिटिशियन को बेवकूफ़ी या सनक भरे फ़ैसले के लिए पुकारा जाता है तो कहा जाता है कि उसने तुगलकिया फ़रमान दे दिया, बिना सोचे समझे फ़रमान दे दिया। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है। ये माना जाता है कि उनके कुछ फ़ैसले कुछ ऐसे थे जिन्हें बेसर पैर के फ़ैसले कहा जा सकता है। जैसे उन्होंने दिल्ली से बहुत दूर एक जगह पर कैपिटल बनाने का फ़ैसला किया। लोग गए, जाते हुए बहुत सारे लोग, मतलब रास्ते की वजह से उस ज़माने में कम्युनिकेशन लाइन ऐसी नहीं थी, मर भी गए, बहुत कुछ हुआ, पैसे का नुकसान हुआ। उसके बाद वहाँ जाकर उन्हें लगा कि अब वापस चलना चाहिए, उन्होंने वापस जाने का, तो ऐसे कई फ़ैसले उन्होंने लिए थे। तो तुगलकिया फ़रमान, अगर आपने हिंदी उर्दू में एक बहुत ही कॉमन मुहावरा है, वो तुगलक डायनेस्टी के ही एक बादशाह से रिलेटेड है। फिर उसके बाद एक और डायनेस्टी आती है और बाद में एक लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी की और बाकी सारी अलग बातें, सिकंदर लोधी उसके एक बहुत मशहूर बादशाह हुए, लेकिन उसकी ख़ास चीज़ ये है कि इब्राहिम लोधी वो इंसान हैं जिन्हें हराकर बाबर ने हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की शुरुआत की थी। दिल्ली का बादशाह इब्राहिम लोधी था जिसे बाबर ने हराया और हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की शुरुआत हुई। तो लोधी डायनेस्टी वो टाइम है। और पहले क्योंकि एक फैमिली की हुकूमत चलती थी, आप एक बादशाह है फिर उसका बेटा बादशाह बनेगा, तो एक लोधी फैमिली, एक तुगलक फैमिली। तो तुगलक फैमिली पहले है, वो लगभग 14वीं सेंचुरी में है। सन 1320 से आप 1413 तक उसे मान सकते हैं, 1413 तक। और लोधी डायनेस्टी आपके बाबर तक चलेगी 1450 के आसपास से। सर, जैसे हम ये मकबरों का डिज़ाइन देखते हैं तो इसमें इंडो इस्लामिक डिज़ाइन की हमें झलक नज़र आती है। तो इंडो इस्लामिक डिज़ाइन क्या है? इंडो इस्लामिक डिज़ाइन कायदे से तो देखा जाए तो ये एक तरीके से हम मानते हैं, बहुत से लोग जो डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, कि ये बहुत ही अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है। तो इंडो इस्लामिक से ऐसा लगता है कि इस्लाम कोई आर्किटेक्चर प्रीच करता है एज अ थियोलॉजी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मुस्लिम आर्किटेक्चर उसे कहा जा सकता है कि इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर, यानी कि जो मुस्लिम रूलर्स या मुस्लिम लोग जब हिंदुस्तान में आना शुरू हुए और ख़ास तौर पे 13th-14th सेंचुरी में जब वो बहुत ज़्यादा होने लगे, तो
उन्होंने यहाँ के आर्किटेक्चर में अपना असर डाला। जाहिर सी बात है, कोई आदमी इराक़ से आएगा तो जो उसने अपने घर में देखा होगा उसके जैसा वो कुछ बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि वो नई जगह आएगा तो यहाँ के लोगों को के साथ मिलकर ही काम करेगा। जैसे मज़दूर यहाँ का होगा, मिस्त्री यहाँ का होगा, हो सकता है 2 इंजीनियर हो, 1 इंजीनियर वहाँ का, 1 यहाँ का, तो एक तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। वो आपस में मिलकर एक नई चीज़ को पैदा करेंगे, तो उसे हम इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर कहते हैं, जो सल्तनत पीरियड से शुरू हुआ और मुग़ल्स के टाइम में वो अपने पीक पर था। तो अगर आप देखें तो इन बिल्डिंग्स में आप ये चीज़ देख सकते हैं, जैसे आर्चेज़ हैं, तो जब आप बाहर की कंट्रीज़ में देखते हैं तो ये जो पॉइंटेड आर्क है ये हिंदुस्तान में पहले से होता था, लेकिन आर्क बाहर होता था, तो उन चीज़ों का एक मिलन हो गया। और इसी तरीके से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जाली का कंसेप्ट जो है वो बाहर वालों के पास नहीं था उस तरीके से। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो कि इंडिया में पहले से या तो महलों में या मंदिरों में थीं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं होती थी। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इराक़, अफ़गानिस्तान या ईरान में पाई जाती थी, लेकिन जो वहाँ पर नहीं होती थी वो इन चीज़ों में एसिमिलेट हुई। अगर आप आगे चल के देखें तो ऐसे बहुत से स्टाइल फिर अंग्रेज़ों के साथ यूरोपियन चीज़ें भी ऐड होनी शुरू हो गई। सर, जैसे हम देखते हैं कि ये मकबरा ESI के अंडर आता है, नजफ़ खान मकबरे पे हम गए थे, वो भी ESI के अंडर है। तो उससे पहले जो हमने स्टार्टिंग में मकबरे पे करे हैं, उसकी हालत और इसकी हालत में बहुत फ़र्क है। मतलब वहाँ पे कब्र के ऊपर चिड़ियाओं को खाना खिलाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई है। तो ये एक ही चीज़ के अंडर होने के बाद भी इतना डिफरेंस कैसे है? ये तो वैसे काफ़ी मज़ेदार सवाल है और इसका जवाब शायद खुद ASI ज़्यादा अच्छे से देगा, लेकिन इसका वजह शायद ये हो सकती है कि ASI अपनी जो यहाँ की रखवाली है उसे देखता ज़रूर है, लेकिन उसे एक थर्ड पार्टी के थ्रू करता है। एक थर्ड पार्टी को यहाँ की सिक्योरिटी और देख रेख का इंतज़ाम दिया जाता है, फिर वो आगे कुछ लोगों को तैनात करते हैं। तो हो सकता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये फ़र्क पड़ता हो कि कोई इंसान कैसे बिहेव करेगा। उसके अलावा एक और चीज़ है कि जब हम नजफ़ खां की बात कर रहे हैं और जब हम इस जगह की बात कर रहे हैं, तो ये दिल्ली के कुछ सबसे एलीट इलाकों में हैं। एक सफदरजंग एन्क्लेव था और ये हौज़ ख़ास है। यहाँ पर आसपास लोगों के घर हैं, जो घर के पुश्तैनी हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, और वो अपने घर के आसपास शायद बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो थोड़ा उनका उस तरीक़े का एक रहन सहन है, और यहाँ से लोग आ जा रहे हैं, सामने चलता हुआ रोड है। लेकिन जब हम जिसकी आपने बात करी, दरिया खां का मकबरा, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके पास ज़रूर एक बहुत ही आलीशान कॉलोनी है जो रिसेंटली बनी है, लेकिन वो सरकारी है, यानी कि उसमें लोग परमानेंटली नहीं रहते। आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आपका रिटायरमेंट हो गया, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके अलावा पास में एक और इलाका है जो कि उतना एलीट इलाका नहीं है, तो अब जगह का भी एक फ़र्क पड़ता है शायद। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ के गार्ड बहुत तैनात हैं, मुस्तैद हैं, सब कुछ बहुत सलीक़े से कर रहे हैं, उन्हें समझ में भी आ रहा है कि लोग क्या करते हैं, वो लोगों को रोक रहे हैं गंदगी करने से। लेकिन जब हम उन किसी ऐसे टॉम पर, ऐसे मकबरे पर गए, तो हमने ये भी देखा कि वहाँ पर कोई शायद दिखा भी नहीं। तो वही चीज़ है कि तैनाती के बाद वहाँ पे जो इंडिविजुअल खड़ा किया है ASI के थ्रू किसी और ने, वो कितना कारगर है, वो कितना काम कर रहा है, तो शायद उसका फ़र्क पड़ा हो। आज हमारी खोज हमें लेकर आई थी हौज़ ख़ास में मौजूद दादी पोती के मकबरे पर। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन यथार्थ के साथ अमीना माजिद।